A very good morning to one and all. So, welcome you in another session of Specific Relief Act 1963. Have you any doubts regarding previous lecture? Are there any doubts for the previous lecture? Okay, so let us start with another topic, that is injunctions. So, now what do you mean by the इंजंक्शंस क्या है आपका? प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है? व्हाट डू मीन बाय द टर्म प्रिवेंटिव रिलीफ, या फिर आप इंजंक्शन कह सकते हो? क्या मीनिंग क्या है इसका? ये प्रिवेंटिव रिलीफ, प्रिवेंटिव मींस रोकना, इज इट क्लियर? रोकना, प्रोहिबिट करना। ये प्रिवेंटिव रिलीफ का एक ऑर्डर है, ये कमांड है। प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है? ये एक ऑर्डर है, कमांड है, जो कि कोर्ट एक पार्टी को रोकता है, प्रिवेंट करता है कि वो ये पर्टिकुलर काम ना करे। सो ही इज, और वो पर्सन जिस पार्टी को उन्होंने ऑर्डर किया है, दैट पार्टी इज अंडर लीगल ड्यूटी नॉट टू डू सो। इज इट क्लियर? वो पार्टी, उसका कोई लीगल नहीं है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मेरे प्लॉट पे, आई एम द ओनर ऑफ सर्टेन प्लॉट एंड ऑन दैट प्लॉट somebody is constructing a wall। ठीक है, उस प्लॉट पे कोई वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, मैं कोर्ट में जा रही हूँ और कोर्ट को बोल रही हूँ कि इंजंक्शन दे दे यहाँ पे कि इसको रोका जाए, ये तो दीवार बन रही है, इसको दीवार को रोकने से बनने से रोका जाए। तो वहां पे आपका क्या है कि कोर्ट क्या दे देगा? प्रिवेंटिव रिलीफ दे देगा, इंजंक्शंस दे देंगे कि वहां पे बोलेंगे कि ये, वहां पे ऑर्डर दे देंगे कि ये पार्टी है जो वॉल कंस्ट्रक्ट करवा रही है, उसको रोका जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा कि उस दीवार को कंस्ट्रक्ट ना किया जाए। इज इट क्लियर? सो दिस इज प्रिवेंटिव रिलीफ। नाउ ये क्या है आपका जो इंजंक्शंस का टॉपिक है, प्रिवेंटिव रिलीफ का, ये कौन से सेक्शन से लेके आपका सेक्शन 36 से लेके देन टिल सेक्शन 42 आपका क्या है? इंजंक्शंस का टॉपिक है। अब ये जो रेमेडी है, इट वाज डिवाइज्ड बाय कोर्ट्स ऑफ इक्विटी। इट वाज डिवाइज्ड बाय कोर्ट ऑफ इक्विटी। इज इट क्लियर? सो अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मली ये जो रेमेडी है, नॉर्मली ये कब दी जाती है? ये जो इंजंक्शंस है कब ग्रांट होते हैं? इट इज नॉर्मली गिवन व्हेन नॉर्मल रेमेडी फेल्स। इज इट क्लियर? जब आपकी नॉर्मल रेमेडी फेल हो जाती है तो आपको प्रिवेंटिव रिलीफ इंजंक्शंस है वो ग्रांट होते हैं। सो ये प्रोटेक्ट प्रिवेंटिव रेमेडी है, इट इज अ प्रिवेंटिव रेमेडी इन द सेंस कि जो रेमेडी है वो कॉज ऑफ एक्शन को प्रिवेंट करती है, डैमेजेस को प्रिवेंट करती है, विच इज अंडर नॉर्मल प्रोसीजर। सो ये जो रेमेडी थी, ये रेमेडी आपकी कोर्ट्स ऑफ इक्विटी ने दो तरह की सिचुएशंस में डिस्कस की है, और वो भी जो दो तरह की सिचुएशंस है वो है सिविल मैटर्स में, दैट इज इन सिविल मैटर्स। तो वेयर फर्स्ट क्या है आपकी, फर्स्ट मेजर सिचुएशन क्या है कि जहाँ पे जो डैमेज है वो इरिपेरेबल है, डैमेज है वो इरिपेरेबल है, इनकैलकुलेबल है, यहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते या रिपेयर नहीं कर सकते उस डैमेज को। इट मीन्स अगर वो आप रिपेरेबल या इनकैलकुलेबल है तो वहां पे आप कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हो बाय नॉर्मल कॉम्पनसेटरी रेमेडी। तो वहां पे क्या होगा? रिलीफ मिल जाएगा, प्रिवेंटिव रिलीफ आपको मिल जाएगा। सेकेंड सिचुएशन क्या है, जहाँ पे ये रेमेडी कोर्ट्स ऑफ इक्विटी देते हैं सिविल मैटर्स में, वेयर डैमेज कैन नॉट प्रोवाइड अ सैटिस्फैक्टरी रिलीफ। जहाँ पे डैमेज है वो आपकी सेटिस्फैक्टरी रिलीफ प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? because it is a continuing wrong and normal wrong remedy would require multiplicity of litigation. Clear? So where damage cannot provide a satisfactory relief because it is a continuing process, continuing wrong है, normal remedy would require multiplicity of litigation. तो अब यहाँ पे आपको सेक्शन 36 से लेके सेक्शन 42 तक क्या बताया गया रिगार्डिंग की इंजंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, लुक एट द स्क्रीन। जो स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब क्या है? अफोर्डेड बाय मींस ऑफ इंजंक्शन। टेम्पररी भी हो सकती है आपकी, परपेचुअल भी हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव रिलीफ बोलते हैं। इज इट क्लियर? विच इज नोन एज प्रिवेंटिव रिलीफ। नेक्स्ट आपका है कि जो इंजंक्शन ये एक तरह की स्पेसिफिक रिलीफ है जो कोर्ट ग्राउंड करता है जब पेक्यूनियरी कॉम्पोजिशन इनएडिक्वेट है। इसलिए जो मैंने अभी आपको बोला था कि इट इज इनकैलकुलेबल,
कि जहाँ पे नॉर्मल रेमेडी सफिशिएंट नहीं है, तो वही बताया कि नॉर्मल रेमेडी हमारी क्या है, पेक्यूनियरी कॉम्पोजिशन होती है, जहाँ पे कोर्ट वहां पे इंजंक्शन कहाँ पे ग्रांट करते हैं, व्हेन दी pecuniary composition would be inadequate or futile. Is it clear? So injunction क्या है, ये एक ऑर्डर है, डिक्री है, जिससे कोई पार्टी का एक्शन रोका जाता है, उसे बोला जाता है कि ये काम ना करे, दैट इज एन इंजंक्शन. सो ये स्पेसिफिक ऑर्डर है कोर्ट का, जो कि रॉन्ग जो थ्रेटन किया गया है कि ये गलत काम हो सकता है, उसको रोकने के लिए ऑर्डर कोर्ट करता है, या फिर वो कह रहे हैं कि अगर कोई रॉन्गफुल कोर्स कंटिन्यू हो रहा है उसको रोकने के लिए कोर्ट ऑर्डर देता है, तो वो क्या है, आपका इंजंक्शन है. उसको हम प्रोहिबिटरी या फिर रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शन कहते हैं. और कुछ केसेस में ये मैंडेटरी इंजंक्शन भी होता है, इसलिए इट इज मैंडेटरी इंजंक्शन आल्सो. तो अब यहाँ पे ये हेल्सबरी ने कहा था. नाउ व्हाट स्टोरी सेज, स्टोरी ने क्या डिफाइन किया है, उन्होंने क्या कहा है कि मैम ये किसी यस मैम ये किसी प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकती है इंजेक्शन, बिल्कुल प्रॉपर्टी को जैसे लेकर. स्टे लेते हैं. हाँ जी, हाँ जी, ओके. प्रॉपर्टी की बात ही कर रहे हैं. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल ही दिया था कि जो अगर मेरा प्लॉट है उस पर कोई दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इज इट क्लियर. तो मेनली आपका जो इंजंक्शन अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सीपीसी में भी आपको इंजंक्शन दिया हुआ है, वहां पे टेम्पोररी इंजंक्शन की बात की गई है, तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो ये क्या है आपका, ये इट इज टू रिस्ट्रेन द अनड्यू एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स. सी व्हाट स्टोरी डिफाइंस इंजंक्शन को, कि ये एक रिस्ट्रेन, एक रोक लगा रहे हैं किस पे, अनड्यू एक्सरसाइज ऑफ राइट. जो आप अपनी राइट को अनड्यू एक्सरसाइज कर रहे हो उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं, ताकि कोई रॉन्ग कमिट ना हो. और ये जो अगर कोई वायलेटेड पोजेशंस है उसको रिस्टोर करने के लिए, परमानेंट इंजॉयमेंट, किसी की प्रॉपर्टी की राइट है परमानेंट इंजॉयमेंट करने के लिए, तो उसकी राइट को सिक्योर कर रहे हैं, तब इंजंक्शन आपका ग्रांट होता है. दैट इज इंजंक्शन अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. Is it clear? So injunction के 3 characteristics हैं आपके. There are 3 characteristics of the injunction. वो क्या है, सबसे पहले कि ये जुडिशियल प्रोसेस है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ये कि कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो इट मींस इट इज अ जुडिशियल प्रोसेस. सेकंड थिंग क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, object attained thereby is a restraint or prevention and in some cases doing of certain acts. ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रोक लगाना है, और कुछ केसेस में है कि कोई काम, अगर ये भी कह सकते हैं टू डू सर्टन वर्क. नेक्स्ट थर्ड है आपका करेक्टरिस्टिक, क्या है इसका, जस्ट अ मिनट. The third thing is things restrained or prevented is a wrongful act. ठीक है, जो आपके रोक लगाई गई है वो क्या है, एक रॉन्गफुल एक्ट है. और इंजंक्शन हमेशा आपको सिविल कोर्ट ग्रांट करता है. इज इट क्लियर, सिविल कोर्ट ही ग्रांट करता है, रेवेन्यू कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो आपको रिलीफ ग्रांट करे. सो इंजंक्शन है ये इंडिविजुअल्स के लिए भी इशू हो सकती है एंड अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स ऑल्सो, जैसे कि आपकी पब्लिक बॉडीज हैं और इवन द स्टेट. और अगर आप इंजंक्शन को डिसओबे कर रहे हो, इंजंक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये पनिशेबल है एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. इज इट क्लियर. नाउ इंजंक्शन और स्पेसिफिक रिलीफ हम देखते हैं वो क्या है. सो रिलीफ अगर अगर हम देखें कि अगर हमें कोई भी रिलीफ मिल रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के से, कि कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्म करने के लिए, तो वहां पे जो इंजंक्शन है ये भी एक ब्रांच है लॉ की, से मींस कि इट इज आल्सो ब्रांच ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. और जो उन्होंने ग्राउंड्स ग्रांट किए हैं, कोर्ट ने जो ग्राउंड्स ग्रांट किए हैं, दैट इज बाय अ कोर्ट ऑफ इक्विटी, वो भी सेम ग्राउंड्स है, दैट इज कि उनकी जो लीगल रेमेडी है वो इनएडिक्वेट है, कि जो नॉर्मल रेमेडी है वो इनएडिक्वेट है. सो यहाँ पे क्या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिकली स्पेशली स्किल्ड सर्विसेज है, जैसे कि एक्ट करना है, बिजनेस को मैनेज करना है, या किसी के लिए आप पेंट कर रहे हो, तो ये स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते ये, क्योंकि ये पर्सनल सर्विसेज इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व हैं. बट ये नेगेटिवली इन्फोर्स कर सकते हैं किस तरह से, इंजंक्शन से. तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है
वो एक्सटेंड हो जाएगा इससे, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका एक्सटेंड हो सकता है जब आपके इंजंक्शन ऑर्डर हो गया है। लेकिन ये जो अब इंजंक्शन का ऑर्डर है, जब हम सेक्शंस को डायरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस ये डिस्क्रिशनरी पावर है। दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट्स टू ग्रांट द इंजंक्शंस और नॉट। सी, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स है। सो यहाँ पे अब ये अगर सपोज देयर इज अ कंटिन्यूइंग न्यूसेंस, कंटिन्यूइंग न्यूसेंस, आप बार बार वही काम करे जा रहे हो जो आपको, जिसको रोका जा रहा है फिर भी करे जा रहे हो, तो इट मींस आपने लीगल राइट को वायलेट किया है। सो वहां पे कोर्ट इंजंक्शन आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन अगर कंटिन्यूइंग न्यूसेंस प्रूव हो गया है, वहां पे कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकते इंजंक्शन के लिए, कि सिर्फ यहाँ पे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस नहीं है। तो इस वजह से क्या है, वहां पे उनको इंजंक्शन देना ही पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन? तो अब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये डिजाइन किया गया है कि डिफेंडेंट को ऑर्डर करते हैं, डिफेंडेंट को ऑर्डर किया जाता है कि जो आपने प्रॉमिस किया है उसी कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म करो। इज इट क्लियर? कि अगर मैंने कहा है आई विल डिलीवर यू सर्टेन बैग्स ऑफ राइस, तो वहां पे आप मेरे को राइस ही डिलीवर करोगे, वहां पे कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा कि राइस ही डिलीवर करो, कंपनसेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट, लेकिन इंजंक्शन क्या है? इंजंक्शन में क्या है कि किसी काम को रोका जाता है, जिससे कि कोई रॉन्ग कमिट होने वाला है उसको रोका जाता है। इसकी इंजंक्शन इज डेजिग्नेटेड टू प्रिवेंट फ्यूचर और थ्रेटेंड इंजरीज और रॉन्ग्स एंड सच प्रिवेंट्स द वायलेशन ऑफ अ नेगेटिव ड्यूटी। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए। अब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री है उसका एम क्या है? उनका एम है कि स्पेसिफिक एक्ट को, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना है। लेकिन जो डिग्री फॉर इंजंक्शन है ये कन्वर्स है, ये ऑपोजिट है। ये कुछ स्पेसिफिक एक्ट को के परफॉर्म करने से रोक लगाते हैं कि इस एक्ट को नहीं करना है। थर्ड डिफरेंस क्या है? कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड है, लेकिन जो इंजंक्शन है ये आपका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड नहीं है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द कॉज। इज इट क्लियर? सो ये आपका एक इंजंक्शन की इंट्रोडक्शन थी कि व्हाट इज इंजंक्शन। नाउ सेक्शन 36 आप देखेंगे, सेक्शन 36 क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सेक्शन 36 प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोर्ट्स की पावर है वो इंजंक्शन इशू कर सकते हैं। कौन सी इंजंक्शन इशू कर सकते हैं? टेम्पररी भी कर सकते हैं, परमानेंट भी इशू कर सकते हैं। क्लियर? दे कैन इशू द टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36, लेकिन जो आपकी टेम्पररी इंजंक्शन है, टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में जस्ट आपको यहाँ पे कहा है कि इंजंक्शन दो तरह की होती है। टेम्पररी इंजंक्शन ये ऑर्डर 39 में डील करती है सीपीसी के। सीपीसी का जो ऑर्डर 39 है उससे क्या, वो टेम्पररी इंजंक्शन से डील करता है। यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सिर्फ आपको परमानेंट इंजंक्शन के बारे में बताया गया है, एंड दैट इज रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। क्योंकि एज दिस फ्रेज इटसेल्फ सजेस्टेड, जो परमानेंट इंजंक्शन ये फ्रेज है अपने आप ही बता रहे हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर है या कोर्ट का डायरेक्शन है, जो कि ये पूरे टाइम में इन फ्यूचर है वो ऑपरेट होगी। इज इट क्लियर? लेकिन जो टेम्पररी इंजंक्शन है ये इंटरिम ऑर्डर है आपका, मींस की शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है, इट इज फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड। लेकिन परमानेंट इंजंक्शन है ये पूरे फ्यूचर के लिए ऑर्डर है। अब जो बेसिस है टेम्पररी इंजंक्शन का वो प्राइमा फेसिया केस है। प्राइमा केस है, फेस आपको बनाना पड़ेगा टेम्पररी इंजंक्शन के लिए। और यहाँ पे जो टेम्पररी इंजंक्शन में मैटर कभी भी आपका मैरिट्स पर डिसाइड नहीं होता। इट इज नॉट डिसाइडेड ऑन द मैरिट्स। सो टेम्पररी इंजंक्शन है, टेम्पररी इंजंक्शन है ये क्या ऑपरेट करता है? एज अ रेस जुडिकाटा। टेम्पररी इंजंक्शन ऑपरेट्स एज अ रेस जुडिकाटा, व्हाइल परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है, परमानेंट इंजंक्शन है ये हमेशा मैरिट्स पे डिसाइड होता है। प्लीज ध्यान से सुनिए, टेम्पररी इंजंक्शन है मैरिट्स पे नहीं डिसाइड होता है, लेकिन परमानेंट इंजंक्शन है इट इज डिसाइडेड ऑन द मैरिट्स, और ये फुल और फाइनल आपका ऑर्डर होता है। सो इट ऑपरेट्स एज अ रेस जुडिकेटा। इज इट क्लियर? टेम्पररी इंजंक्शन रेस जुडिकाटा नहीं ऑपरेट होता, लेकिन परमानेंट
परमानेंट इंजंक्शन है वो आपकी रेस जुडिकाटा ऑपरेट होती है। सो अब जो सिचुएशंस और ग्राउंड्स हैं जिसमें परमानेंट इंजंक्शन अलाउड की जाती है, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 38। ठीक है, सिचुएशंस और ग्राउंड्स जिसमें परमानेंट इंजंक्शन अलाउड किया जाता है, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 38। सो 38 ये इनेबलिंग सिचुएशन है, मैं आपको जनरल में बता रही हूँ, उसके बाद हम बेयर लैंग्वेज पे आएंगे। सो सेक्शन 38 ये इनेबलिंग सेक्शन है, इट इज एन इनेबलिंग सेक्शन। कोर्ट यहाँ पे बाउंड नहीं है टू ग्रांट दी परमानेंट इंजंक्शन। इज इट क्लियर? कोर्ट सेक्शन 38 ये इनेबलिंग सेक्शन है। कोर्ट Court is not bound to grant permanent injunction even if grounds are available. तो इसका मतलब क्या है कि ये डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, सो कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। सो अब रेमेडी जो अवेलेबल है, अब रेमेडी अवेलेबल है वो सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, जिसमें आपको अगर आप बेयर एक्ट देखोगे, बेयर एक्ट में 5 कंडीशंस में मेंशंस हैं जहां पे आपको परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट होता है। इज इट क्लियर? वेयर परमानेंट इंजंक्शन इज ग्रांटेड। तो अगर हम उसको एनालाइज करते हैं, वो 5 कंडीशंस कौन सी हैं जहां परमानेंट इंजंक्शन मिलता है आपको। फर्स्ट है पार्टी जो परमानेंट इंजंक्शन क्लेम कर रही है उसकी लीगल राइट होनी चाहिए। इज इट क्लियर? पार्टी जो परमानेंट इंजंक्शन क्लेम कर रही है उनके एक लीगल राइट होनी चाहिए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इज इट क्लियर? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दैट इज ग्रांटेड अंडर द लॉ। वो लीगल राइट एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, चाहे वो एक्सप्रेस है चाहे इम्प्लाइडली है, और वो लीगल राइट लॉ के अंडर मिली है उन्हें, और लॉ ने उन्हें प्रोटेक्ट किया है कि ये राइट आपकी वॉलेट नहीं होनी चाहिए। सो ये डिस्प्यूट कौन से हो गए आपके? डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर अंडर सेक्शन 9 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इज इट क्लियर? अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी ये सिविल नेचर के हैं। सेकंड क्या है? अब सेकंड इसमें क्या है आपकी कंडीशन कि राइट इन क्वेश्चन मस्ट बी आइदर ऑलरेडी वायलेटेड बाय द डिफेंडेंट। कि जो राइट है क्वेश्चन में वो आपका डिफेंडेंट ने वायलेट कर दिया है, या फिर वहां पे थ्रेट है, वो आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि आपकी ये लीगल राइट वायलेट होगी, डिफेंडेंट धमका रहे हैं। और उस राइट को जब आपको पता लग गया है कि आपकी राइट वायलेट होने वाली है, तो आप उस राइट को क्या करवा रहे हो? प्रिवेंट करवा रहे हो, रोक लगवा रहे हो उस पे। थर्ड कंडीशन क्या है आपकी? कि वहां पे वेस्टेड राइट होनी चाहिए प्लेंटिफ की। जो प्लेंटिफ की राइट वायलेट हो रही है या थ्रेट हो रही है, दैट मस्ट बी वेस्टेड राइट। इट मीन्स कि कोई भी इंजंक्शन पॉसिबल नहीं होता है फॉर द राइट्स जो फ्यूचर में आपके पास आने वाली है। इट मीन्स अगर आपको इंजंक्शन लेना है, परमानेंट इंजंक्शन लेना है, तो वहां पे आपको क्या है? वेस्टेड राइट होनी चाहिए। अगर आपकी कोई फ्यूचर में आपके राइट आने वाली है, उसके लिए इंजंक्शन नहीं ग्रांट होगा। जैसे कि सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, आपके फादर की प्रॉपर्टी आपके पास आने वाली है, अभी तक आई नहीं है, आपको पता है कि वो आपके पास आएगी, लेकिन फिर भी आप उसके लिए इंजंक्शन नहीं ग्रांट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका इंटरेस्ट वहां पे नहीं है, अभी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए कोई प्रोबेट मैटर्स है वहां पे भी इंजंक्शन नहीं ग्रांट होगा आपका, विल के मैटर्स है वहां पे भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। फोर्थ कंडीशन क्या है? कि ये जो डैमेज है, ये इस तरह का जो डैमेज है जो कॉज हुआ है, या जिसको आपको डराया धमकाया गया है कि आपकी राइट वॉयलेट होगी, वो प्रिस्क्राइब्ड डैमेज होना चाहिए। मस्ट फॉर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड डैमेज अंडर सेक्शन 38। दैट इज कि जो डैमेज है आपका, आइदर द डैमेज इज वन, डैमेज इस तरह का है जिससे कॉम्पोजिशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इज इट क्लियर? Compensation cannot be calculated, or damage is one which cannot be adequately compensated. Is it clear? Damage is one which cannot be adequately compensated by money. So it means ये एक इशू, ये बेसिस बन गया इशू का कि ये आपकी इंजंक्शन क्यों ग्रांट हो रही है, एक बेसिस बन गया। कौन सा बेसिस बन गया है? कि जो डैमेज है उसकी कॉम्पनसेशन कैलकुलेट नहीं हो सकती है, या फिर वो अगर डैमेज कैलकुलेट हो सकती है वो एडिक्वेट नहीं है। इज इट क्लियर? लास्ट कंडीशन क्या है? कि जो रेमेडी आपको मिली है परमानेंट इंजंक्शन की वो डिस्क्रिशनरी है, और वो कोर्ट जो है मे नॉट इशू सच इंजंक्शन, कोर्ट मे नॉट इशू सच इंजंक्शंस व्हिच आर नॉट परमिटेड अंडर सेक्शन 41।
अब देखो यहाँ पे सेक्शन 38 के साथ सेक्शन 41 भी आ गया आपका। 41 आपका क्या कहता है, इंजंक्शन जहाँ पे रिफ्यूज की जा सकती है, इज इट क्लियर? सो रेमेडी मैंने आपको बोला डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट मे नॉट इशू सच इंजंक्शन, जो सेक्शन 41 में, सेक्शन 41 में आपको ग्राउंड्स बताए हैं जहाँ पे इंजंक्शन नहीं मिलेगी। अब उन्होंने कहा उस पे भी वो रिफ्यूज कर सकते हैं जो मेंशन नहीं है सेक्शन 41 में, इज इट क्लियर? व्हिच आर नॉट परमिटेड अंडर सेक्शन 41। सेकंड क्या है, फॉर द रीजंस ऑफ जस्टिस, जस्टिस और इक्विटी के अकॉर्डिंग, इनके रीजंस की वजह से, क्योंकि जो पार्टी का कंडक्ट है, जो इंडक्शन ले रहे हैं, सपोज कोर्ट में मैं इंडक्शन लेने जा रही हूँ, मेरा जो बिहेवियर है, कंडक्ट है, वो मेरा कंडक्ट सही नहीं है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस नहीं है पार्टीज के बीच में, तब भी वो रिफ्यूज कर सकते हैं। सो दीज वर दी 5 कंडीशंस जो सेक्शन 38 में आपकी मेंशन है, जहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन आपको मिलेगा। तो सेक्शन 41 क्या मैम है? हाँ जी, मैम इसका प्रोसीजर क्या है इंजेक्शन लेने का, मतलब वो कोर्ट अभी में डिस्कस कैसे? करेंगे, अभी हम कि अभी हम ओके मैम। डिस्कस करेंगे कि क्या है, वही सिविल सूट की तरह ही है आपका। वैसे जैसे आप एक सिविल सूट फाइल कर रहे हो, तो इंजंक्शन के लिए भी आप एक सिविल सूट फाइल करोगे कि हमें ये इंजंक्शन चाहिए, उसमें सारे फैक्ट्स लिखोगे कि हमारे जो भी आप जिस पर्पस के लिए भी इंजंक्शन चाहिए ना, तो वो अपनी प्लेट में सारा आप मेंशन करोगे, फिर आपको कोर्ट देगा। वही सेम सिविल सूट का प्रोसीजर है। तो सेक्शन 41 क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सिचुएशंस वेयर कोर्ट नॉट सपोज टू ग्रांट द इंजंक्शन। वहां पे भी आपके कुछ गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, सेक्शन 41 के लिए। वो हम गवर्निंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द गवर्निंग प्रिंसिपल्स। तो पहला गवर्निंग प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी इंजंक्शन इशू नहीं होगी रिलेटिंग टू द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। No injunction is to be issued relating to the basic function of state। जैसे कि अब बेसिक फंक्शन ऑफ स्टेट क्या हो गए कि वो जुडिशियल प्रोसेस के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। सेकंड क्या हो गया कि जो इंजंक्शन है, जो इंजंक्शन है फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन टू द लेजिस्लेचर, तो उसके लिए भी, अगर आपको लेजिस्लेचर के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन करनी है, वहां पे भी इंजंक्शन इशू होगी। नेक्स्ट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स में, कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स में इंजंक्शन इशू नहीं होगी। कहाँ पे? जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस परमिट किया गया है, इज इट क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि जो इंजंक्शन है इट इज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल एज फॉर द टॉर्ट्स, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस परमिट कर दिया है अंडर चैप्टर सॉरी अंडर सेक्शन 14 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो वहां पे इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगी। लास्ट कंडीशन क्या है कि जहां पे सेक्शन 41 में जो आपको बताइए सिचुएशंस कि सिविल मैटर्स, कोई और इनको छोड़ के कोई और सिविल मैटर्स है, जैसे कि टॉर्ट्स हैं, टॉर्ट्स है, पर्टिकुलरली टॉर्ट्स में आप कह लो न्यूसेंस का केस है, जहां पे परमानेंट इंजंक्शन इशू नहीं हुई है अनलेस इट इज क्लियर दैट देयर इज अ सिचुएशन ऑफ प्रूव्ड न्यूसेंस। तो अगर आपको न्यूसेंस के केस में इंजंक्शन लेनी है, तो वहां पे आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, न्यूसेंस प्रूव करनी पड़ेगी। सो सेक्शन 41 के अंडर जो इंजंक्शन है वो न्यूसेंस के अगेंस्ट तभी इशू होगा जब वहां पे लेजिटिमेट सिचुएशन है न्यूसेंस की। सो ये इजीली आपको ग्रांट नहीं होती। न्यूसेंस में जो इंजंक्शन है नॉर्मली इट वाज नॉट ग्रांटेड इजीली। सो सुप्रीम कोर्ट ने के काफी केसेस आए थे उस पे, तो उन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट किए हैं और उसमें उन्होंने सेक्शन 41 को इंटरप्रेट किया है कि जो इंजंक्शन है, क्योंकि न्यूसेंस पे ही थोड़ा सा इशू हुआ था, तो न्यूसेंस के केस में उन्होंने सेक्शन 41 को इंटरप्रेट किया है। और वो क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, न्यूसेंस के अगेंस्ट भी आप इंजंक्शन सॉर्ट कर सकते हो। सो अब उसके वो क्या जो सुप्रीम कोर्ट के ने गाइडलाइंस दी थी, वो गाइडलाइंस क्या है रिगार्डिंग द न्यूसेंस। तो नो परमानेंट इंजंक्शन इज टू बी इशूड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, इज इट क्लियर? कोई भी परमानेंट इंजंक्शन डिफेंडेंट के अगेंस्ट इशू नहीं होगी न्यूसेंस के लिए जब तक प्लेंटिफ को कोई डैमेज नहीं हुआ, इनकन्वीनियंस नहीं हुआ। इज इट क्लियर? जब तक प्लेंटिफ को कोई डैमेज नहीं हुआ, इनकन्वीनियंस नहीं हुआ, तब तक वो कह रहे हैं कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई भी परमानेंट इंजंक्शन न्यूसेंस के लिए इशू नहीं। सेकेंड थिंग वो क्या कह रहे हैं कि जो पर्सनल सेंसिटिविटी है एक्स्ट्रा इनकन्वीनियंस की, इज इट क्लियर? पर्सनल सेंसिटिविटी है एक्स्ट्रा इनकन्वीनियंस की प्लेंटिफ को, दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। सो बिहेवियर है वो, बिहेवियर इनकन्वीनियंस कॉज नहीं करते हैं दूसरों को, इज इट क्लियर? सो
इनकन्वीनियंस कॉज नहीं करते हैं, वो बिहेवियर डज नॉट कॉज इनकन्वीनियंस टू दी अदर्स। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज से दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपको कोई चीज न्यूसेंस लग रही है, लेकिन दूसरे लोगों को वो न्यूसेंस नहीं लग रही है, तो वहां पे भी आपको परमानेंट इंजंक्शन नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर्फ आपको ही इनकन्वीनियंस कॉज हो रही है, आपके साथ बाकी जो रह रहे हैं उनको कोई न्यूसेंस नहीं कॉज हो रही है। तो यहाँ पे जो बिहेवियर है, पर्सनल बिहेवियर है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है, आपका परमानेंट इंजंक्शन है वो ग्रांट नहीं होगी जब तक कॉन्टिन्यू न्यूसेंस नहीं है। और कॉन्टिन्यू न्यूसेंस होने के बाद भी अगर आपको डैमेज नहीं हो रहा है कोई, तो डैमेज मस्ट है, ये आपको परमानेंट इंजंक्शन लेनी है तो उसमें डैमेज मस्ट है। कॉन्टिन्यूस न्यूसेंस है, डैमेज कॉज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, परमानेंट इंजंक्शन आपको तभी ग्रांट होगी, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये परमानेंट इंडक्शन आपको रिफ्यूज की जा सकती है, क्यों, बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के कंडक्ट की वजह से भी रिफ्यूज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, परमानेंट इंडक्शन वहां पे नहीं ग्रांट होगी जहां पे प्लेंटिफ ने वॉलेंटरली अप्रोच किया है सोर्स ऑफ न्यूसेंस। No permanent injunction would be granted where the plaintiff voluntarily approached the source of nuisance। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे वो खुद ही न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, उसने अप्रोच किया है, वहां पे क्या है, वहां पे उसको परमानेंट इंजंक्शन नहीं मिलेगी, उसकी खुद की भी गलती है। जैसे कि जहाँ पे हायरर है, हायरर ने घर को हायर किया है, और वो घर उन्होंने कहाँ पे हायर किया है, वहां पे कोई सपोज फैक्ट्री है, ठीक है, और वो पता है फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वहां से तो न्यूसेंस क्रिएट होगी। तो यहाँ पे प्लेंटिफ ने खुद ही घर वहां पे हायर ले क्यों किया, जब उसे पता है वहां पे ऑलरेडी फैक्ट्री है, वो न्यूसेंस क्रिएट तो करेगी, तो वहां पे कोई भी परमानेंट इंजंक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर। लास्ट उन्होंने क्या कहा है, कि परमानेंट इंजंक्शन को ग्रांट करने के लिए, परमानेंट इंजंक्शन को ग्रांट करने के लिए टू फैक्टर्स यू हैव टू कीप इन माइंड। और वो दो फैक्टर्स कौन से, एक तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इनकन्वीनियंस टू दी पार्टीज, कि इंजंक्शन ग्रांट करने से किस पार्टी को कन्वीनियंट होगा, किसको इनकन्वीनियंट होगा, और अगर नहीं ग्रांट करेंगे तो क्या होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड क्या है, जनरल पब्लिक पॉलिसी रीजंस हैव टू बी केप्ट इन माइंड। जब परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट हो रही है, कोर्ट ग्रांट करेगा न्यूसेंस के केस में, तो जनरल पब्लिक पॉलिसी रीजंस भी माइंड में ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली है कि अगर ये इंजंक्शन ग्रांट हो रही है, पब्लिक को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये 5 आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं इंजंक्शन के रिगार्डिंग। इज इट क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ने इंजंक्शन के रिगार्डिंग दिए हैं। तो अब there is a case law regarding this, Electric Supply Board Lucknow. You can note down Electric Supply Board Lucknow versus Valley Brother versus Valley Brother। इस केस में क्या हुआ था, हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स इंस्टॉल थी, हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स इंस्टॉल थी ऑन अ पोल ऑन द फार्मलैंड ऑफ द प्लेंटिफ। इज इट क्लियर। प्लेंटिफ के लैंड पे वहां पे एक पोल था जिसपे कि हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स को इंस्टॉल कर दिया था। अब उनमें से एक वायर थी जो कि प्लेंटिफ के कैटल्स पे गिर गई थी। एक वायर प्लेंटिफ के कैटल्स पे गिर गई थी, और उस वजह से उस कैटल की डेथ हो गई थी, मारी गई थी वो। नाउ प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ क्लेम द कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ऑफ कैटल्स। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन दी जाए कि यहाँ से हाई टेंशन वायर्स को रिमूव किया जाए। अब उन्होंने परमानेंट इंजंक्शन में क्या कहा, कि परमानेंट इंजंक्शन का ऑर्डर किया जाए कि यहाँ से जो ये हाई टेंशन वायर्स हैं, इन वायर्स को हटाया जाए फ्रॉम द फार्मलैंड ऑफ द प्लेंटिफ। नो, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सिर्फ कॉम्पनसेशन अलाउ की थी, परमानेंट इंजंक्शन नहीं ग्रांट किया था, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी रीजंस की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने वायर्स लगाई थी, तो अब वो पब्लिक पॉलिसी को, अगर वहां से वायर्स को हटा दी है, वायर्स को हटा दिया है, तो वहां पे क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, तो वो पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो पब्लिक सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, तो अब पब्लिक को इफेक्ट होगा, तो इस वजह से वहां पे वो परमानेंट इंजंक्शन नहीं ग्रांट करते हैं।
दूसरा केस क्या है इंजंक्शन का, एक और केस था, ये वाला जो आपका था, इसमें हुआ था हेल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड लखनऊ वर्सेस वेले ब्रदर। नाउ अगर हम और इसका केस और ले लें, इंजंक्शन सॉट, फार्मर को इंजंक्शन चाहिए थी, एक फार्मर था, किसान था, उसको इंजंक्शन चाहिए थी अगेंस्ट द ब्रिक लिन ओनर, जो आपके भट्टे होते हैं ब्रिक लिन ओनर, तो उनके अगेंस्ट उनको इंजंक्शन चाहिए थी। अब उनके नेबरहुड में ही, फार्मर के नेबरहुड में वो ब्रिक लिन का ओनर रहता था, तो उन्होंने कहा था कि उनके डैमेजेस उनके क्रॉप डैमेजेस हो रहे हैं। क्यों इंजंक्शन क्यों चाहिए था? कि उनकी क्रॉप डैमेजेस हो रहे हैं, क्योंकि जो वहां से ब्रिक लिनर से आपके वो स्मोक एमिट होती है, जो वहां पे चिमनीज होती है उससे जो स्मोक निकलती है, तो वो क्या है, और वो हवा की वजह से उसके क्रॉप्स, जो हवा आ रही है, हवा इस तरफ आ रही है, उसके फार्म की तरफ आ रही है, उसकी वजह से उसके क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। नाउ यहाँ पे जो क्लेम था प्लेंटिफ का, वहां पे उन्होंने कहा वाज कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड। यहाँ पे भी फार्मर ने क्या कहा था, मुझे इंजंक्शन चाहिए कि यहाँ से इस काम को रोका जाए, लेकिन द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ वाज कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड, कॉम्पनसेशन भी मांगी थी, और उन्होंने कहा कि यहाँ से ब्रिक लिनों को रिमूव किया जाए फॉर द फ्यूचर डैमेजेस। कोर्ट ने इस केस में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस अप्लाई किया था। कोर्ट ने यहाँ पे बैलेंस और इनकन्वीनियंस अप्लाई किया था, तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि अब देखो, अगर उसका, हमने वहां से भट्टा को, ब्रिक लिन को रिमूव कर दिया, इसलिए ब्रिक लिन को रिमूव कर दिया, तो उसको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो उस केस में उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पे कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस देख रहे हैं, तो सिर्फ कॉम्पनसेशन मिली थी, वहां पे परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट नहीं की थी। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब इंजंक्शन है, ये मैंने आपको बताया है कि इंजंक्शन सेक्शन 42 में भी दिया गया है, और वी हैव डिस्कस दी, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, सुप्रीम कोर्ट का केस भी डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट इंजंक्शन एंड टेम्पररी इंजंक्शन। सो बेसिस क्या है? अब बेसिस इज दैट प्राइमा फेसिया केस ऑफ द पार्टी। टेम्पररी इंजंक्शन के केस में क्या होना चाहिए? प्राइमा फेसिया केस होना चाहिए कि प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूट में है, और इससे डैमेजेस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकती है, इवन प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट इंजंक्शन के केस में क्या है आपका? क्लेम बेस्ड होता है, क्लेम हैज टू बी बेस्ड ऑन फुल मेरिट्स। इज इट क्लियर? फुल मेरिट्स। तो टेम्पररी इंजंक्शन में क्या है आपका? प्राइमा फेसिया केस होना चाहिए कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, ये प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकती है, डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, और ट्रांसफर भी हो सकती है। लेकिन परमानेंट इंजंक्शन के केस में क्लेम हैज टू बी बेस्ड ऑन फुल मेरिट। नेक्स्ट क्या है? टेम्पररी इंजंक्शन है, दैट इज गवर्न्ड बाय ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी। एग्जैक्टली ये मैंने आपको पहले ही बताया कि टेम्पररी इंजंक्शन है, ये ऑर्डर 39 रूल 1 से लेके रूल 5 तक आपको टेम्पररी इंजंक्शन दिया गया है सीपीसी में, एंड it is restricted only in disputes relating to property which is movable. जो temporary injunction है ये restricted है to the disputes relating to the property which is movable. लेकिन जो permanent injunction है दूसरी तरफ, that is also issued under section 38. वो कहाँ पे इशू होता है? section 38 of Pacific Relief Act 1963। और वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, ये जनरल के लिए है, सब चीजों के लिए है। इज इट क्लियर? तो टेम्पररी इंजंक्शन सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, परमानेंट इंजंक्शन ये ग्रांट होता है, ये इशू होता है फॉर दी अदर्स मैटर्स ऑल्सो। थर्ड डिफरेंस क्या है इनमें कि जो टेम्पररी इंजंक्शन का पर्पस है, टेम्पररी इंजंक्शन का पर्पस है कि उसमें स्टेटस को मेंटेन करना है आपको। इज इट क्लियर? यू हैव टू मेंटेन द स्टेटस को पेंडिंग लिटिगेशन। लेकिन जो परमानेंट इंजंक्शन है वो आपकी फुल रेमेडी है, फाइनली आपको अवार्ड होती है आफ्टर दी एडजुडिकेशन, और ये जो रेमेडी है इट इज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ राइट। फोर्थ डिफरेंस क्या है? टेम्पररी इंजंक्शन है वो इशू होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन। इज इट क्लियर? ये अब आप सबको पता है, टेम्पररी है शॉर्ट पर्पस के लिए आपका होता है, तो इट इज इशूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन एट एनी स्टेज वेयर। लेकिन जो परमानेंट इंजंक्शन है ये आपकी फुल एंड फाइनल हियरिंग के बाद इशू होता है एज अ रेमेडी इन द शेप ऑफ डिक्री एट द एंड ऑफ लिटिगेशन। सो टेम्पररी इंजंक्शन है ये डज नॉट ऑपरेट एज अ रेस जुडिकाटा, लेकिन आपका परमानेंट इंजंक्शन है इट ऑपरेट एज अ रेस जुडिकाटा।
नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज सिक्स्थ डिफरेंस, ड्यूरेशन क्या है इंजंक्शन का, ड्यूरेशन फॉर विच इंजंक्शन ऑपरेट्स। अब जो टेम्पररी इंजंक्शन है ये कब तक आपकी ऑपरेट होती है, जब तक अगले ऑर्डर्स, फर्दर कोर्ट के ऑर्डर्स इशू नहीं हो जाते। इज इट क्लियर? सो टेम्पररी इंजंक्शन ऑपरेट्स टिल द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट और फॉर स्पेसिफाइड पीरियड टिल द एंड ऑफ लिटिगेशन। लेकिन परमानेंट इंजंक्शन है वो आपकी कब तक ऑपरेट होती है, फॉर द फ्यूचर टाइम। इज इट क्लियर? फॉर ऑल द टाइम इन फ्यूचर जो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया वो आपका फॉलो होगा। लास्ट डिफरेंस क्या है कि जो टेम्पररी इंजंक्शन है उसको हम वकेट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, कोर्ट विड्रॉ अपने आप कर सकता है या एट द इंस्टांस ऑफ द अदर पार्टी। सो स्यू मोटो भी कोर्ट विड्रॉ कर सकता है और एट द इंस्टांस ऑफ द अदर पार्टी। सो परमानेंट इंजंक्शन है, इट मे बी अपील्ड अगेंस्ट ऑल्सो। ठीक है, परमानेंट इंजंक्शन के अगेंस्ट अपील भी हो सकती है, बट अगर एक बार वो फाइनल हो गई देन इट विल ऑपरेट फॉर ऑल इन फ्यूचर। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट क्या है अब यहाँ पे कि जो हमने कहा था कि ये इंजंक्शन जब ग्रांट करते हैं कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। इज इट क्लियर? तो इसके रिलेटेड हम एक दो केस लॉ डिस्कस कर लें कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रेमेडी है परमानेंट इंजंक्शन की, ये ऑल्टरनेटिव रेमेडी है, ये आपकी ऑल्टरनेटिव रेमेडी है और यहाँ पे मेन रेमेडी से सब्सटीट्यूट हो सकती है। तो इस वजह से कोर्ट है, कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो परमानेंट इंजंक्शन को इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनकी मर्जी, डिस्क्रिशनरी पावर है। जहाँ पे वो कहाँ पे इशू करेंगे परमानेंट इंजंक्शन, जहाँ पे अगर नॉर्मल रेमेडी एडिक्वेट नहीं है, अगर आपकी नॉर्मल रेमेडी एडिक्वेट है परमानेंट इंजंक्शन इशू नहीं होगा, ये सिर्फ नॉर्मल कॉम्पेंसेटरी रेमेडी में इशू होगा जो जहाँ पे कि इनएडिक्वेट है या अनसेटिस्फैक्टरी है, डैमेजेस आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। सो देयर इज एन एग्जांपल, देयर इज अ केस लॉ ऑन दिस पॉइंट, दैट इज सुनील कुमार वर्सेस राम प्रकाश। सुनील कुमार वर्सेस राम प्रकाश 1982 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। इस केस में क्या हुआ था, एक एक्सपर्ट मास्टर वीवर अपॉइंट किया गया था सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए टेक्सटाइल मिल में। ठीक है, टेक्सटाइल मिल थी एक, उसमें उसको एक्सपर्ट मास्टर वीवर को अपॉइंट किया गया था सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। और उसको ये अपॉइंट कब किया गया था, उसको पहले ट्रेनिंग दी गई थी, मिल ने उसको ट्रेनिंग दी गई थी, उसके बाद उसको अपॉइंट किया गया था। नाउ ये जो पर्सन था, एक्सपर्ट था, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है और वो दूसरी मिल में एम्प्लॉय, दूसरी मिल में जॉब करने लगे हैं ड्यूरिंग द पेंडिंग पीरियड ऑफ 5 years। जो पहली जॉब थी उन्होंने वहां पे भी उनके 5 साल पेंडिंग पड़े थे और वो जॉब छोड़ के उन्होंने दूसरी जॉब में शुरू कर दी है। तो यहाँ पे अब इंजंक्शन सॉर्ट हुई थी अगेंस्ट हिम। इज इट क्लियर? सो संदीप, अब आपको क्लियर हो गया होगा, इस एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप जो पूछ रहे थे कि प्रॉपर्टी के लिए है या नहीं है, तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए तो है, बल्कि ये इवन इन सब चीजों के लिए भी इंजंक्शन आप सॉर्ट कर सकते हो, जो जॉब वगैरह के लिए। तो यहाँ पे क्या है, जो इंजंक्शन है वो सॉर्ट अगेंस्ट हिम, ये उसके अगेंस्ट इंजंक्शन सॉर्ट की गई थी पहली वाले मील ने कि ये हमारे पास ही जॉब करे। ये सर्विस, उन्होंने ये क्या कह रहे हैं कि ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे परफॉर्मेंस डिपेंड करती है अपॉन दी पर्सन्स वायलेशन एंड स्किल ऑफ दी पार्टीज। देखिए, पर्सन की पर्सनल वॉल्यूशन पे, स्किल्स पे डिपेंड करता है ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑब्जेक्शन वाज टेकन, यहाँ पे अब उस पर्सन ने ऑब्जेक्शन क्या लिया था कि यहाँ पे इंजंक्शन इशू नहीं हो सकती है, अंडर सेक्शन 41 क्लॉज 5 के अंडर इंजंक्शन नहीं इशू हो सकती है। बट कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था कि प्लेंटिफ मील है, उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है, जितनी उस पर्सन को ट्रेनिंग भी दी थी, उसके बाद उस पर अपॉइंट किया था, और उसके बाद ही उन्होंने, अब यहाँ पे क्या है, और इस ट्रेनिंग के बाद कुछ टाइम वहां पे काम करके उन्होंने क्या किया, राइवल मील को, दूसरी मील को ज्वाइन कर लिया। सो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस है, अमाउंट ऑफ डैमेजेस है इन हिज एसोसिएशन विद द राइवल मील, वुड, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि कितना, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि कितना नुकसान हुआ है। सो यहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन मिलेगा, यहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन मिलना चाहिए। सो इस बार को ओवरकम करने के लिए सेक्शन 41 सेक्शन 41 के अंदर आपको इंजंक्शन इश्यू होगी। इट इज नॉट फॉर पॉजिटिव एक्शन, अब यहाँ पे इंजंक्शन पॉजिटिव एक्शन के लिए नहीं इशू हो रही है, बट प्रोहिबिटरी और रिस्ट्रेनिंग है कि उसको जॉब से, जो उसने जॉब, दूसरी जॉब ज्वाइन की, उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं, इसलिए उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं फ्रॉम दी जॉब की, ये वाली जॉब नहीं करनी है, विच इज परमिटेड अंडर सेक्शन 40।
इसलिए सेक्शन 42 के अंडर एक बड़ा फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ ल्यूमिने वर्सेस वैगनर, ठीक है, केस लॉ है ल्यूमिनरे वर्सेस वैगनर। इसमें ये आपका डिसाइड हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आपको आ भी सकता है क्वेश्चन की ल्यूमिनरे वर्सेस वैगनर को डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, अब ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जनरल गाइडलाइंस क्या है डिस्क्रिप्शन अंडर परमानेंट इंजंक्शन। तो पहले तो हमने इशू कर लिया कि कहाँ पे, पहले हमने डिस्कस कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि कहाँ पे मिलेगी परमानेंट इंजंक्शन की रेमेडी, जहां पे आपका नॉर्मल रेमेडी सफिशिएंट है या आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आ गया है, नेक्स्ट है आपका कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है बिटवीन दी जॉइंट ओनर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिटवीन दी जॉइंट ओनर्स, कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है, इसलिए नाउ कोर्ट रिफ्यूजेस परमानेंट इंजंक्शन। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की बात कर रही हूँ कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जॉइंट ओनर्स, एक से ज्यादा ओनर था वहां पे, तो उनमें डिस्प्यूट हुआ था, उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट हुआ था, कोर्ट ने परमानेंट इंजंक्शन रिफ्यूज कर दी है। उन्होंने क्या कहा है कि अनलेस देयर इज अ पार्टीशन, जब तक वहां पे पार्टीशन नहीं है एंड राइट्स, प्रॉपर्टी की राइट्स जो है वो वेस्ट नहीं होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में पर्संस की राइट वेस्ट नहीं होती है, यहाँ पे हम परमानेंट इंजंक्शन नहीं ग्रांट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, अब जैसे को-पार्सनरी प्रॉपर्टी है, वहां पे भी आप इंजंक्शन नहीं ग्रांट कर सकते जब तक स्पेसिफिक राइट आप में वेस्ट नहीं हो जाता। थर्ड क्या है कि जो रेमेडी है इंजंक्शन की वो सप्लीमेंट्री रेमेडी है, रेमेडी जो है इंजंक्शन की वो सप्लीमेंट्री रेमेडी है, and it has to be refused where equal effective and adequate remedy under the normal law is available. Is it clear? Repeating it again कि जो रेमेडी है इंजंक्शन की वो सप्लीमेंट्री रेमेडी है और वहां पे उसको रिफ्यूज किया जा सकता है जहां पे आपकी जो नॉर्मल रेमेडी है वो अवेलेबल है, इफेक्टिव है नॉर्मल रेमेडी, एडिक्वेट है रेमेडी, तो वहां पे उसको रिफ्यूज किया जा सकता है। सो अब इसका एग्जांपल क्या है, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई थी कि जो मेंबर है जॉइंट हिंदू फैमिली, आपकी एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, वहां पे एक मेंबर है फैमिली का, उन्होंने परमानेंट इंजंक्शन सॉर्ट करनी है, परमानेंट इंजंक्शन का केस फाइल किया अगेंस्ट द कर्ता ऑफ द फैमिली, अगेंस्ट द कर्ता ऑफ द फैमिली जो कि जॉइंट हिंदू फैमिली को, and he was trying to sell joint Hindu family property for legal necessities. करता है, करता वो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता था फॉर द लीगल नेसेसिटीज, तो वहां पे जॉइंट हिंदू फैमिली के एक मेंबर ने उसके अगेंस्ट इंजंक्शन सॉर्ट की है कि ये प्रॉपर्टीज ना बेचें। नो कोर्ट ने इस केस में रिफ्यूज कर दिया था कि वो परमानेंट इंजंक्शन नहीं देंगे और इसके लिए उन्होंने रीजंस भी दी थी। उन्होंने कहा था ये जो सेल है वो प्लेंटिफ चैलेंज कर सकता है अंडर ऑर्डिनरी लॉ ऑल्सो, ठीक है, वहां पे इंजंक्शन की कोई जरूरत नहीं है, अंडर ऑर्डिनरी लॉ भी वो चैलेंज कर सकते हैं, उनका सेल इज नॉट नेसेसरी, वहां पे वो कह सकते हैं कि ये सेल जरूरी नहीं है लीगल नेसेसिटी के लिए। फर्दर उन्होंने क्या कहा था कि जो इंजंक्शन है वो इशू होगी विच वुड बी परमानेंट, लाइक कर्ता वुड बी बार्ड फ्रॉम सेलिंग प्रॉपर्टी इवन व्हेन देयर इज अ जेन्युइन लीगल नेसेसिटी। तो यहाँ पे रिफ्यूज किया गया था कि अगर आपको यहाँ पे ये नहीं, आप नॉर्मल लॉ के अंडर, वहां पे आप नॉर्मल लॉ के अंडर ही आप इंजंक्शन आप अपनी केस लेके जा सकते हो, परमानेंट इंजंक्शन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो एक परमानेंट इंजंक्शन यहाँ पे कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। तो ये आपका सेक्शन 41 था। अब सेक्शन 42 में आपका देखो क्या कहा गया है, सेक्शन 42 बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ल्यूमिने वर्सेस वैगनर, जो कि एक्सेप्शन है टू द जनरल प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 41 क्लॉज ई। इज इट क्लियर? नाउ सेक्शन 42 में आपका कौन सा डॉक्ट्राइन है, अभी हमने बात की थी ल्यूमिने वर्सेस वैगनर, ये एक्सेप्शन है टू द जनरल प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 41 क्लॉज, कौन सी है 41 क्लॉज ई। जस्ट अ मिनट, 41 क्लॉज ई है आपका, जो क्या कह रहे हैं, it says to prevent the breach of 41 clause E, to prevent the breach of a contract, the performance of which would not be specifically enforced. Is it clear? To prevent कि breach of contract को prevent करना चाहते हो, जिसकी performance
स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकती है, तो वो है, ये एक्सेप्शन है ल्यूमने वर्सेस वैगनर, ये एक्सेप्शन है टू द जनरल प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 41 क्लॉज ई। सो सिंगर है, यहाँ पे सिंगर एम्प्लॉय हुआ था, सिंगर को एम्प्लॉय किया गया था और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि वो प्लेंटिफ के लिए सिंग करेगा 3 नाइट्स, फॉर 3 नाइट्स, इसलिए ही विल सिंग फॉर अ प्लेंटिफ फॉर द 3 नाइट्स। और ये फर्दर एग्री किया गया था कि सिंगर है वो अपनी परफॉर्मेंस किसी और को नहीं देगा उन 3 नाइट्स के लिए, 3 नाइट्स के लिए वो कहीं पे और परफॉर्म नहीं करेगा। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में 2 क्लॉजेस थे, 2 ऑब्जेक्शंस थे। वो क्या था, एक तो ये था कि उसने प्लेंटिफ के लिए, सॉरी ऑब्लिगेशंस थे, 2 क्लॉजेस थे, 2 ऑब्लिगेशंस थे, और जिसमें एक ऑब्लिगेशन क्या था कि वो प्लेंटिफ के लिए ही सिंग करेगा 3 नाइट्स के लिए, ठीक है। तो अब ये आपकी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन हो गई है। वो क्या ऑब्लिगेशन हो गई है कि रिफ्यूज, सॉरी, ही विल सिंग फॉर प्लेंटिफ, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। दूसरी ऑब्लिगेशन क्या है कि ही वो दूसरे किसी और के लिए नहीं गाएगा, ठीक है। ही विल, शी वुड नॉट सिंग फॉर एनीवन एल्स, दैट इज अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन। सो देयर आर 2 obligations, one he is going to sing for this, or she is going to sing for the plaintiff, that is a positive obligation, और नेगेटिव ऑब्लिगेशन क्या है कि वो किसी और के लिए सिंग नहीं करेगी। नाउ सिंगर ने अपनी परफॉर्मेंस रिफ्यूज कर दी है, वो कह रहे कि वो परफॉर्म नहीं करेगी, और जिस वजह से डैमेजेस हुए हैं प्लेंटिफ को, वो डैमेजेस हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लेंटिफ कोर्ट के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ पे इंजंक्शन ग्रांट दे दो, कि परपेचुअल इंजंक्शन दी जाए। तो यहाँ पे क्या है, अब सिंगर को डायरेक्ट किया था कि वो सिंग करे, एंड अगर वो नहीं सिंग कर पा रहे हैं, और उसको ये क्या कह दिया गया था, क्योंकि प्लेंटिफ क्या कह रहे हैं कि वो उसके लिए सिंग करेगी, किसी और के लिए सिंग नहीं करेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट किया सिंगर को टू सिंग, एंड फेलिंग विच, अगर उसने नहीं सिंग किया तो वो उसको रोक लगाई जाएगी, कि इसको प्रोहिबिट किया जाएगा कि वो किसी और के लिए भी सिंग नहीं करेंगे और किसी और के लिए भी गाना नहीं गाएंगे। तो यहाँ पे अब ऑब्जेक्शन था, वो ऑब्जेक्शन लिया गया था इंजंक्शन के लिए, कि इंजंक्शन इशू नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये पर्सनल स्किल्स का मैटर है। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या ऑब्जेक्शन क्या लिया गया है कि इंजंक्शन है, इंजंक्शन नहीं इशू कर सकते हो क्योंकि ये पर्सनल स्किल्स का मैटर है। सो कोर्ट ने पहली बार ये कहा था कि अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 ऑब्लिगेशंस है, जहाँ पे 2 ऑब्लिगेशंस एक्सप्रेस की गई है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं तो कोर्ट मे नॉट इंश्योर प्रॉपर परफॉर्मेंस, बट कोर्ट है वो हमेशा नेगेटिव ऑब्लिगेशन इन्फोर्स करवा सकते हैं। इसलिए अगर वो पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन को नहीं इन्फोर्स करवा पा रहे हैं, तो नेगेटिव को ऑब्लिगेशन को वो इन्फोर्स कर सकते हैं। और यही ल्यूमने वर्सेस वैगनर का प्रिंसिपल है, वो एक्सेप्ट किया गया था, एंड इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 42। Is it clear? So this was provided under section 42. So Supreme Court ने गुजरात बॉटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला, वहां पे उन्होंने इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, दे हैव नॉट ओनली अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ ल्यूमने वर्सेस वैगनर, बट उन्होंने और भी इस प्रिंसिपल का स्कोप को एक्सपैंड कर दिया सेक्शन 42 की लैंग्वेज की वजह से। सो कोर्ट ने पॉलिसी रीजन एक्सप्लेन की थी ल्यूमने वर्सेस वैगनर की इस गुजरात बॉटलिंग कंपनी में। ना कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो समटाइम्स जो पॉजिटिव है, sometimes what happens, sometimes positive obligation may not be enforceable क्योंकि कोर्ट है, कोर्ट may not able to ensure the proper performance, but वो कुछ पर्पस के लिए, इसलिए but for some purpose can be achieved by prohibiting the party from doing some same to the other, क्योंकि ये जो word would remove the temptation to break the contract। so वो क्या, अगर पॉजिटिव नहीं इन्फोर्स करवा पा रहे हैं तो वो नेगेटिव इन्फोर्स करवा सकते। Is it clear? So this was regarding your injunction. जो टोटल आपका इंजंक्शन का टॉपिक है सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 42 तक, ये मैंने आपको ब्रीफ में डिस्कस करवा दिया है कि व्हाट इज इंजंक्शन। नाउ लेट अस सी दी बेयर लैंग्वेजेस। ठीक है, अब सेक्शन 36 देखिए आप, सेक्शन 36 क्या कह रहे हैं कि प्रिवेंटिव रिलीफ is granted at the discretion of the court। Is it clear? तो ये क्या है, प्रिवेंटिव रिलीफ है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन से, मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट की डिस्क्रिशन से ग्रांट किया जाता है बाय इंजंक्शन। और ये क्या है, तो कौन सी इंजंक्शन की 2 तरह की होती है आपकी, टेम्पररी और
परपेचुअल इंजंक्शन। इज इट क्लियर? ये था आपका सेक्शन 36। तो सेक्शन 36 में ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें हैं कि इंजंक्शन दो तरह की है, टेम्पररी और परमानेंट, और जो ये आपका प्रिवेंटिव रिलीफ है ये कोर्ट की मर्जी है, डिस्क्रिशनरी पावर है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब आपका आ गया सेक्शन 37। देखिए सेक्शन 37 क्या कह रहा है, टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजंक्शन। टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजंक्शन, प्लीज ये इंजंक्शंस का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो टेम्पररी, अब ये क्या कह रहे हैं, इसकी जो सेक्शन 37 की हेडिंग क्या है, टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजंक्शन। तो सब सेक्शन 1 क्या बात कर रहे हैं, टेम्पररी इंजंक्शंस आर सच एज टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफाइड टाइम। इज इट क्लियर? तो ये भी हमने बताया था कि ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ही कंटिन्यू होता है, और until the further orders of the court। तो कब तक ये कंटिन्यू होता है, कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने और लगा दिया, और मींस या फिर जब तक कोर्ट के फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते तब तक ये कंटिन्यू होता है। और ये कब ग्रांट होते हैं, किसी भी स्टेज पे, सूट के किसी भी स्टेज पे ग्रांट हो सकते हैं, दैट दे मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। और ये रेगुलेट किस तरह से होते हैं, बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। क्लियर? तो टेम्पररी इंजंक्शन आपको कहाँ दिए गए हैं, कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि टेम्पररी इंजंक्शन क्या होती है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। और वो कौन से ऑर्डर्स कौन से हैं, आपका ऑर्डर आपका अभी मैंने आपको बताया था, विच इज द ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में टेम्पररी इंजंक्शंस, यस संदीप, कौन सा ऑर्डर बताया था, भूल गए? 36 नो, अभी डिफरेंस में भी बताया था मैंने आपको, जब हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस क्या है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये जो कौन से डील करता है। यस सुल्तान, यू हैव रेज योर हैंड, एनी डाउट? दैट इज ऑर्डर 39। ऑर्डर 39 बताया था आपको मैंने कि टेम्पररी इंजंक्शंस कहाँ पे है, ऑर्डर 39 में है। इज इट क्लियर? ऑर्डर 39 रूल 1 to 5, रूल 1 से लेके रूल 5 तक है। इज इट क्लियर? सो प्लीज ये ध्यान रखना कि टेम्पररी इंजंक्शंस कहाँ पे हैं, आपके ऑर्डर 39 रूल 1 से लेके रूल 5 तक है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 सेज कि जो परपेचुअल इंजंक्शन है ये कब ग्रांट होती है, इट इज कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री, इट कैन बी ओनली ग्रांटेड बाय द डिक्री, और कब, मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। तो मैंने आपको बताया था कि टेम्पररी इंजंक्शन है वो कब ग्रांट होती है, जब फुल एंड फाइनल मैरिट्स ऑफ द सूट पे। और यहाँ पे अगर ये रेस जुडिकेटा भी ऑपरेट होता है, लेकिन टेम्पररी इंजंक्शन में इट डज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, क्योंकि वो फाइनल नहीं है। ये परमानेंट इंजंक्शन आपका फाइनल है, तो ये ऑपरेट एज अ रेस जुडिकेटा। एंड द डिफेंडेंट इज देयरफॉर परपेचुअली एंजॉयड, जो डिफेंडेंट है उन्होंने इंजॉइन किया फ्रॉम द असर्शन ऑफ अ राइट और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट which would be contrary to the plaintiff's right। Is it clear? तो यहाँ पे क्या है कि वो कुछ ऐसा एंजॉय कर रहे हैं जो प्लेंटिफ की राइट से कॉन्ट्रेरी है, प्लेंटिफ की जो राइट्स है उससे, और वो जो प्लेंटिफ की राइट है वो डिफेंडेंट एंजॉय कर रहा है। इज इट क्लियर? सो वहां पे वो परमानेंट इंजंक्शन इशू कर देंगे। आई एम सॉरी। तो टेम्पररी और इंटरोगेटरी इंजंक्शन है ये प्रोविजनल है। इसलिए वही चीज आ गई फिर से कि जो टेम्पररी और इंटरलोकेटरी आपकी है ये प्रोविजनल है या इंटरिम है नेचर की जो टेम्पररी है, जो परमानेंट नहीं है। और यहाँ पे कोई भी टेम्पररी इंजंक्शन है वो पार्टीज की राइट को डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, ना ही पार्टीज की राइट को कंक्लूड कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक पर्पस क्या होता है कि स्टेटस को मेंटेन करके रखना है अंटिल, और वो भी कब तक मेंटेन करके रखना है, जब तक आपका केस डिसाइड नहीं हो जाता। लेकिन जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो क्या डिटरमाइन करते हैं, पार्टीज की राइट को डिटरमाइन कर रहे हैं। सो टेम्पररी इंजंक्शन है वो की किसी भी स्टेज पे ग्रांट हो सकती है, इसी वजह से उन्हें इंटरलोकेटरी
कहा जाता है, इज इट क्लियर? टेम्पररी इंजंक्शन को इंटरलोकेटरी कहा जाता है क्योंकि उसके सूट पे पेंडिंग पड़ा है, उसकी किसी भी स्टेज पे आप ग्रांट कर सकते हो, लेकिन जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो फाइनल हियरिंग ऑफ द सूट पे ग्रांट होता है। सो टेम्पररी इंजंक्शन है ये एक मेयर ऑर्डर है, लेकिन परमानेंट इंजंक्शन ये एक डिक्री है। इसलिए टेम्पररी इंजंक्शन एक ऑर्डर है और परपेचुअल इंजंक्शन एक ये डिक्री है। अगर आप बेयर लैंग्वेज में देखोगे, बेयर लैंग्वेज में भी यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर लिखा है और उसमें सेकंड क्लॉज में उन्होंने डिक्री लिखी है, इज इट क्लियर? डिक्री लिखा है। तो यहाँ पे क्या, टेम्पररी इंजंक्शन सिर्फ एक ऑर्डर है, लेकिन परपेचुअल इंजंक्शन एक डिक्री है। और ये क्या है, ये कब की जाती है? इट इज बीइंग ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड इन अ सूट। जो भी आपने सूट फाइल किया है उस डिक्री में ये ग्रांट होती है, इज इट क्लियर? और टेम्पररी इंजंक्शन हमेशा कब ग्रांट होती है? जब आपने प्राइमा फेसिया केस किया है, ठीक है, ये भी आपको बताया था। और परपेचुअल इंजंक्शन सूट के मेरिट्स पे ग्रांट होती है। सो ये अब ये आपका ऑर्डर 39 है सीपीसी का, वहां पे आपको रेगुलेट होती है, लेकिन जो परपेचुअल इंजंक्शन है ये कहाँ पे रेगुलेट होती है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अंडर सेक्शन 38। सेक्शन 38 में आपको क्या बताया है कि जहाँ पे आपकी स्पेसिफिक ये सॉरी परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हो, और सेक्शन 41 में बताया है कि जहाँ पे आप इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो अब यह हम डिस्कस करते हैं कि टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है। व्हाट इज टेम्पररी इंजंक्शन? कि जो ऑर्डर 39 रूल 1 से लेकर रूल 5 तक में क्या बताया है, इज इट क्लियर? सो टेम्पररी इंजंक्शन क्या है, ये ऑलरेडी वैसे मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो एक बार जस्ट क्विकली फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टेम्पररी इंजंक्शन एक ऑर्डर है जिससे पार्टी को रोका जाता है, एक पर्टिकुलर काम करने से रोका जाता है, या कोई थिंग को रोकने से ऑर्डर किया जाता है कि जो जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक आपका सूट फुल एंड फाइनल डिसाइड नहीं हो जाता, डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। तो इसका मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेटस को मेंटेन करना है अंटिल द केस कैन बी ट्राइड। सो आपका जो ऑर्डर है 39 रूल 1 और रूल 2 सीपीसी का, वो उसमें क्या है, कोर्ट आपको डिफेंडेंट को रोक सकता है कि अपना टाइम ना वेस्ट करे, अपनी प्रॉपर्टी को वेस्ट ना करे, रिमूव ना करे वहां से, उस ज्यूरिसडिक्शन में से प्रॉपर्टी ना रिमूव करे, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे, ऑल्टर ना करे, ठीक है। उसको उस प्रॉपर्टी जैसी है, जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है वो प्रॉपर्टी जैसी है उसको वैसे ही रहने दो, उसके साथ कोई चेंजेस मत करो, कोई छेड़छाड़ मत करो। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को कोर्ट प्रिजर्व नहीं कर सकता है, जब वो डिक्री पास कर रहा है, ठीक है, जब एग्जीक्यूशन की स्टेज आती है, वहां पे उन्हें लगता है कि जो पार्टी है, कि जो एंटायर प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय करती है डिफेंडेंट ने, तो वहां पे वो उस तरह का ऑर्डर कर देंगे, वो कॉम्पनसेशन का ऑर्डर भी कर सकते हैं। सो अब ये जो टेम्पररी इंजंक्शन है ये डिस्क्रिशनरी मैटर है, इट इज अ डिस्क्रिशनरी मैटर विच मीन्स कोर्ट्स की डिस्क्रिशन है, कि जुडिशियल डिस्क्रिशन है ये। सो ये जो डिस्क्रिशन है वो इट शुड नॉट बी परवर्स और इरेशनल, ठीक है, इट शुड नॉट बी परवर्स और इरेशनल। सो यहाँ पे क्या है, अब इसको अगर टेम्पररी इंजंक्शन को ग्रांट कर रहे हो, इट शुड बी फॉलोड बाय द लीगल प्रिंसिपल्स, इट शुड बी फॉलोड बाय द लीगल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, अब टेम्पररी इंजंक्शंस को क्या, वही सेम चीज आ गई है आपकी कि बोनाफाइड होना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि बोनाफाइड कंटेंशन होनी चाहिए पार्टीज के बीच में, इसलिए उसमें आप बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस देखोगे। नेक्स्ट क्या है, प्राइमा फेसिया केस होना चाहिए। थर्ड क्या है आपका कि जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि वहां पे जो प्लेंटिफ है वो इरिपेरेबल इंजरी से सफर कर रहा है, अगर इंजंक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि जो आपकी डाउट एग्जिस्ट कर रही है एज टू राइट, कि जब इंजंक्शन माइट बी अ ग्रेट हार्डशिप, कि अगर आप इंजंक्शन दे दोगे तो डिफेंडेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो वहां पे क्या है, इंजंक्शन रिफ्यूज की जा सकती है, इसलिए टेम्पररी इंजंक्शन भी रिफ्यूज की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है कि वो इंटरिम इंजंक्शन कहाँ पे ग्रांट करेंगे, अगर जो प्लेंट और एफिडेविट पार्टीज ने फाइल की है उनके उनसे दिख रहा है, शो हो रहा है कि ये परपेचुअल इंजंक्शन का केस
नहीं है। इज इट क्लियर? अब इंजंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कि वो इंजंक्शन देनी चाहिए, ग्रांट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वहां पे हम और क्या चीज देखेंगे, पेक्यूनियरी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट है या नहीं, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो जो इंजंक्शन है वो वहां पे भी आपको इश्यू नहीं होगी। अगर इंजंक्शन ग्रांट होगी, इट विल ऑपरेट ऑपरेसिवली, मतलब वहां पे जस्टिस नहीं होगा केस का। इज इट क्लियर? तो वहां पे भी आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगी। इज इट क्लियर? Now, next is regarding the section 37. अब आपका सेक्शन 37 क्या कह रहा है, 37 सॉरी, वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग 37, 36 आपने डिस्कस कर लिया, 37 क्या है। तो इन दोनों सेक्शंस में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही बताया है कि टेम्पररी इंजंक्शन क्या है और परमानेंट इंजंक्शन क्या है। तो इसमें हमने डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 38। तो मैं आप आई एम सेंडिंग यू द लिंक अगेन एंड यू कैन ज्वाइन।